नमस्कार। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। किसी राज्य का विशेष उत्पाद जो उस भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। 2003 में जीआई का एक्ट पास हुआ। हालांकि इससे पहले से ही बौद्धिक संपदा कानून मौजूद है। जीआई टैग मिलने के क्या मायने हैं, कैसे जीआई टैग मिलता है, इसके लिए कौन योग्य हैं, ये सब समझने के लिए देश में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, जिन्हें 158 उत्पादों के जीआई टैग दिलाने का श्रेय है। आज सौभाग्यवश पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीकांत ने असम सहित पूरे पूर्वोत्तर के करीब 37 उत्पादों के जीआई टैग के लिए प्रत्यक्ष मदद की है। डॉक्टर रजनीकांत, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे, आम लोगों के मन में जो जीआई टैग को लेकर एक धारणा है कि जीआई टैग असल में है क्या, ये कैसे मिलता है, पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कौन योग्य है, सबसे पहले हमारा यही सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, न्यूज़ चैनल को, जी सर। जो निश्चित तौर पे पूरे पूर्वोत्तर को गौरवान्वित कर रहा है। जो प्राइड ईस्ट आपने जो अपना एक टैगलाइन भी है, स्लोगन भी है, और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका गेटवे आसाम से शुरू होता है, लेकिन सुदूर अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो उसका प्रकाश पूरे भारत पे पड़ता है। ये निश्चित तौर पे बड़े गर्व की बात है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जो आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं, जो 7 सिस्टर के साथ में असम, और असम की तो अपने आप में बड़ी ढेर सारी विरासत है जी। वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजुली हो या बारपेटा के अंदर में बनने वाले मेटल क्राफ्ट, जिसका सैकड़ों साल का इतिहास है। तो जीआई बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में हम आपको बताएं तो इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारत की आत्मा है, भारत के सोने की चिड़िया है। जिस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए हजारों वर्ष पहले आक्रांता यहां पे आए, 2500 वर्ष पहले से आक्रमण शुरू हुए, और हमें कहने में गर्व है कि असम के वीर लचित बरफुकन ने उन आक्रमणकारियों को अपनी भूमि पे प्रवेश नहीं करने दिया, उस विरासत को बचाए रखा। चाहे अहोम राजाओं की संस्कृति रही हो या अरुणाचल से लेके नागालैंड, मिजोरम, जो ढेर सारे जनजाति समूह के लोग भी हैं जिन्होंने अपनी विरासत को बचा करके रखा, जिस पर आज पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया गर्व करती है। जीआई वही है जी। जो उत्पाद जिस भूभाग का होगा, जिस नाम से पहचाना जाएगा, जिस सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा होगा, बनाने वाले लोगों के साथ में उसकी आत्मा जुड़ी होगी, उसका पैशन जुड़ा होगा, उसका फैशन जुड़ा होगा, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के जीआई होती हैं। जिसमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त जीआई अभी आसाम से गमशा को मिला जी। जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया, उसका वो उसको धारण करते हैं। और 13 तारीख को कंट्रोलर जनरल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम भी उस समारोह में उपस्थित रहे स्टेज पे, और उनको वो सर्टिफिकेट आसाम गमछा का दिया गया। तो ये एक विरासत है, और इस विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, कानूनी रूप से उसको संबल प्रदान करना, यही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस भूभाग का वो उत्पाद है जिसके नाम से वहां के लोग पहचाने जाते हैं। जैसे हम उदाहरण कुछ दे रहे हैं आपको, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। जब हम कहते हैं आसारी कांडी टेराकोटा,
सत्यबारी मेटल क्राफ्ट, आसाम जापी, या अरुणाचल प्रदेश में जब हम कहते हैं तांगसा, मोनपा, आदि, गारो टेक्सटाइल्स, या मोनपा हैंडमेड पेपर, या अरुणाचल प्रदेश हैंडमेड कारपेट, या सिक्किम का थुंगबुक, या फ्लूट वहां का, या लार्ज कार्डिमम, या मेघालय में जब बात करते हैं तो रिंडिया वहां का, ईस्ट गारो हिल का, और खासी टेक्सटाइल, गारो टेक्सटाइल, चुबक्ची, या लाकाडांग की टर्मरिक। जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड का हेड गियर से लेकर के और नागा जो शॉल है, उसी तरह मणिपुर की शॉल है, उसी तरह मिजोरम के अपने उत्पाद हैं। तो ये सिक्किम, त्रिपुरा से, त्रिपुरा का क्वींस पाइनएप्पल, और 3 उत्पाद वहां पे प्रक्रिया में भी हैं, पचरा, रीसा और माताबारी पेड़ा, त्रिपुरा से। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि जिन हजारों साल से जिन लोगों ने, शिल्पियों ने, बुनकरों ने, किसानों ने, आदिवासी समुदाय ने, जनजाति लोगों ने अपने विरासत को बचा के रखा और आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहे मजुली का मास्क है, या मजुली की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, या मिसिंग टेक्सटाइल है, या अभी आने वाले समय में और भी जो दूसरे उत्पाद उस श्रृंखला में शामिल होने जा रहे हैं, या बिहू का ढोल है, या पेपा है। ये सारे उत्पाद उस जोग्राफिकल रीजन से पहचाने जाते हैं, और जो उत्पाद जिस जोग्राफिकल रीजन से पहचाना जाता है, उस वहां के समुदाय द्वारा बनाया जाता है, उसी नाम से उसके लोग डिमांड करते, लोग कहते हैं कि आसाम का मुगा सिल्क चाहिए। मुगा सिल्क नहीं कहते हैं, आसाम का मुगा सिल्क चाहिए हमको, बनारस की साड़ी हमको चाहिए तो बनारस का भूभाग है, या भदोई की कालीन चाहिए हमें, मिर्जापुर का बर्तन चाहिए तो सत्यबारी बेल मेटल का चाहिए आपको, जो आपकी वहां पे ढेर सारी जो बाटिक होती है, जो कटोरी होती है, जो उत्पाद होते हैं, या आपका खोरई है, आप खोरई को रख करके उसके ऊपर, खोराई के ऊपर में आसाम के गमछे को रख करके, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो जीआई सांस्कृतिक विरासत है, और यही विरासत कानून के रूप में जब उस पर स्टिकर लगता है, मोहर लगती है, लोगो जारी होता है, तो उसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया, और वो उस क्षेत्र का वो जीआई उत्पाद कहा जाता है। जी, आपने जिस तरह से वर्णन किया है पूरे पूर्वोत्तर के उत्पादों का और जिनका ऐतिहासिक महत्व है, आपके मुंह से इस तरह का वर्णन सुनकर हमारे दर्शक काफ़ी खुश हो रहेंगे। हम तो खुश हो ही रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत, और हमें लगता है कि आपको सुनते ही रहें, क्योंकि आपने जिन उत्पादों का उल्लेख किया है, एक साथ इतने उत्पादों का उल्लेख करना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है, और इसलिए हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद की क्या महत्व बढ़ जाती है, और इसकी प्रक्रिया जो है वो क्या है? देखिए, जीआई उत्पाद, जब कोई भी प्रोडक्ट जब जीआई में रजिस्टर हो जाता है तो उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया, भारत की बौद्धिक संपदा। जैसे आसाम का गमछा, या जोहा राइस, बोको राइस, सिक्किम लार्ज कार्डिमम, या मेघालय का जो खासी मेर्डिन है, या अरुणाचल प्रदेश का ऑरेंज है ये, या त्रिपुरा क्वींस ऑफ पाइनएप्पल है, या नागालैंड की शाल है, या भूजोलकिया मिर्ची है जी, ये जब जीआई होते हैं तो उस जगह से तो जीआई होते ही हैं, लेकिन इसका स्टेटस होता है भारत की बौद्धिक संपदा। वो सिर्फ उत्पाद वहां का नहीं रह जाता है, ये पूरे देश की बौद्धिक संपदा हो जाती है। और जब दुनिया में हम जाते हैं तो कहते हैं कि उत्पादन तो इसका सिक्किम में हो रहा है लार्ज कार्डिमम का, लेकिन ये भारत की बौद्धिक संपदा है। तो ये पहली बात, ये गर्व करने की बात होती है। हम किसी को उपहार में अगर हम मिजोरम की बर्ड आई चिली भेंट करते हैं तो लेने वाला को लगता है कि हम उस देश की बौद्धिक संपदा को ले रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्वीकार कर रहे हैं। ये गर्व की बात होती है। अब जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, जीआई के लिए चेन्नई की जो रजिस्ट्री है, चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री है,
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में DPIIT के अंदर में वो आती है, लेकिन वो ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहां पे रजिस्ट्रार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बैठते हैं, जो भारत के IPR के कंट्रोलर जनरल। अब वहां पे कोई GI अगर फाइल करना है तो उसका दस्तावेज बनता है, उसके एप्लीकेशन को तैयार किया जाता है। एप्लीकेशन में उसका इतिहास, भूगोल, यूनिकनेस, स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता, विशेषता और क्या क्या चीजें उसके अंदर में समाहित है, बनाने की विधि, और सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमन स्किल, कितने लोग उस काम को करते हैं। ये सारी चीजें समाहित होकर के प्रमाण के साथ में दस्तावेज। प्रमाण क्यों? जब हम कहते हैं कि सत्यबारी बेल मेटल, अब ये 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का उत्पाद है बारपेटा डिस्ट्रिक्ट में। ये उत्पाद अब GI रजिस्ट्री कहती है कि कहां लिखा है 17वीं शताब्दी, प्रूफ दीजिए उसका। वी नीड द एविडेंस ऑफ द बोको राइस, जोहा राइस, मूंगा सिल्क। वो कहता प्रमाण दीजिए, तो वो दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए GI में रिसर्च का पूरा प्रोसेस होता है, सोशल एस्पेक्ट्स होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होता है, ह्यूमन स्किल होती है, ये और ज्योग्राफिकल रीजन होता है जी। विशेष क्या है उसमें आपको बताना पड़ता है। ये दस्तावेज बन करके GI रजिस्ट्री चेन्नई में जमा होते हैं। और कौन आवेदक होता है? एक उत्पादन समूह, चाहे FPO है, हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई रिलेटेड NGO है, कोई OFPO है, यही लोग आवेदन, एक संस्था आवेदन करती है और सरकार का कोई विभाग, चाहे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है या नाबार्ड है या SIDBI है या MSME डिपार्टमेंट है, ये कोई भी उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दस्तावेज बनाने के लिए, क्योंकि दस्तावेजीकरण सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और आवेदक लेकिन उत्पादक समूह ही होना चाहिए। जी। आइडियल पोजीशन यही है। जी। काफ़ी जानकारी भरा है ये सब जो बातें आप कर रहे हैं। और असम के ही 2 उत्पाद हैं जिन्हें एक तरह से इनकार किया गया है GI टैग नहीं मिलने का, और उसके पीछे जो आप कारण बता रहे थे वही था कि दस्तावेज जो है, उचित दस्तावेज सबमिट नहीं किए गए थे। इसमें से असम का एलिफेंट एप्पल और कार्बी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। हम इसके बारे में जानेंगे कि एक बार अगर इनकार किया जाता है तो क्या दूसरी बार मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसको सबको जाननी चाहिए और हम सभी को इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और इसे अगर हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक। ये उस जगह की पहचान है और उस जगह की खासियत है जहाँ पर हम और आप रहते हैं, और उस जगह की विशेषता लिए हुए ये उत्पाद होता है जिसे एक मान्यता मिल जाती है और कानूनी रूप देखने को मिलता है। डॉक्टर रजनीकांत इससे जुड़ी हर जो पहलू हैं उसकी बातें बता रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इस छोटे से कार्यक्रम में जितना सा संभव हो पाए जानकारी वो हम ले पाए। ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल हमारे मन में आया था कि जिन उत्पादों को नकार दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो क्या उनको दोबारा उनकी एंट्री हो पाती है या वो हमेशा के लिए नकार दिया जाता है? नहीं, हम आपको स्पष्ट करें कि नकारने के पीछे कई कारण होते हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि जो आवेदक है या आवेदक संस्था है जी, वो या तो उसने दस्तावेज सही नहीं जमा किया, उसने फॉलोअप नहीं किया, उसने परसू नहीं किया, और GI रजिस्ट्री ने जो सवाल पूछे थे, जो क्वेरीज आई थी, उसका उसने उत्तर नहीं दिया। तो कई बार वो लोग हियरिंग में भी अपीयर नहीं होते हैं। तो इसके कारण ये होता है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलावे कि जिन 2 उत्पादों की आपने बात किया है,
जी। आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम उसको फिर से दोबारा जीआई में फाइल करने जा रहे हैं और वह दोनों उत्पाद वहां के वो जीआई मिलेंगे उसको। इसलिए यह चिंता नहीं करना है कि अगर एक बार किसी कारण से किसी उत्पाद को अगर कोई परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, हमने भारत में कई उत्पादों को दोबारा जीआई फाइल करके ग्रांट कराया है, जिसमें उत्तराखंड का एपन आर्ट और वहां का टमटा कॉपर का क्राफ्ट होता है, बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उस दोनों को भी रिजेक्ट किया गया था। आपके यहाँ के भी 1-2 उत्पादों को रिजेक्ट किया गया था, हमने अभी दोबारा उसको फाइल करा के उसकी हियरिंग करा दिया, उसका अब सर्टिफिकेट कुछ महीने में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। आवश्यकता क्या है कि शुरू में ही सही टेक्निकल फैसिलिटेटर को अगर ले लिया जाएगा तो वो उसको परसू करेंगे, फॉलो करेंगे, पीछे लगेंगे उसके। ये उसी तरह से है जैसे कोर्ट में आपका मुकदमा फाइल हो जाता है तो आप पैरवी करते हैं उसकी, आप फॉलो करते हैं, आप एडवोकेसी करते हैं, तब जाकर के उसमें सफलता मिलती है। तो इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। जितने भी उत्पाद ऐसे हैं हम लोग सब वापस हम लोग उसको जीआई में लेकर के आएंगे। जी। एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है डॉक्टर रजनीकांत के, ये जो जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसके मिलने के बाद इसकी वैधता कितनी दिन तक रहती है, साथ ही ये भी जानेंगे कि एक बार जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बढ़ जाती है, क्या उसको मेंटेन करना जरूरी होता है, किस तरह की शर्तें होती हैं? देखिए, जीआई सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक बार जीआई मिल गया है तो उसकी वैधता 10 वर्ष की होती है, लेकिन 10 साल जिस दिन से आप जीआई का आवेदन होता है, जिस दिन से वहां स्वीकार होता है, उस दिन से 10 वर्ष कैलकुलेट होता है। सर्टिफिकेट मिलने के डेट से 10 वर्ष नहीं कैलकुलेट होता है। बहुत लोगों की भ्रांति होती है, बहुत लोगों ने जीआई फाइल कराया, जीआई मिल भी गया, सर्टिफिकेट को बंद करके रख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे भी जीआई होते हैं जो जीआई मिलने में ही 8-8, 9-9 वर्ष लग गए दूसरे लोगों के केस में। तो अब 8 साल बाद जीआई मिला तो 10 साल वैलिडिटी नहीं होगी। जिस दिन उसका आवेदन होता है, जब रसीद आती है, उस पर डेट ऑफ फाइलिंग लिखा होता है, उस दिन से 10 साल कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के पहले ही जीआई रजिस्ट्री नोटिस भेजती है, सूचना भेजती है कि इसका नवीनीकरण करा लीजिए। मात्र 3,000 रुपये उसकी फीस होती है रिन्यूअल की। उसके बाद उसका नवीनीकरण हो जाता है फिर 10 वर्ष के लिए। और ये तो पहला सवाल हुआ। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जीआई मिलने के बाद उसका फायदा किस तरह से होगा, जीआई होना एक पार्ट है, पार्ट ए, कि ये प्रोडक्ट का जीआई हो गया, लेकिन पार्ट बी उससे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीआई होने के बाद कोई भी जीआई का टैग इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक वह पार्ट बी में अथराइज यूजर नहीं बनेगा। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि कार्बी अंगलान की का जिंजर है जी। अब अगर जीआई हो गया और कोई भी किसान उसका पार्ट बी में अथराइज यूजर नहीं बना तो जीआई होने का कोई मतलब नहीं है। अभी हाल में ही त्रिपुरा क्वींस पाइनएप्पल को जीआई मिला हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के बहुत से उत्पाद थे जिनको जीआई मिला था, कोई भी अथराइज यूजर उसमें नहीं था। तो नैरोमिक के प्रयास से, जो मिनिस्ट्री का पार्ट है, मार्केटिंग का हिस्सा है, गुवाहाटी में उसका ऑफिस है, वो उन्होंने प्रयास किया नैरोमिक ने, और आसाम के अंदर 800 लोगों को जीआई का अथराइज यूजर का फॉर्म भराया गया। अभी इसी महीने में त्रिपुरा में एक राज्य स्तर का बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां पे 300 फार्मर त्रिपुरा क्वींस पाइनएप्पल के जीआई अथराइज यूजर बनाए गए, उनका फॉर्म चला गया चेन्नई। तो और वही टैग इस्तेमाल करेगा जो अथराइज यूजर बनेगा, क्योंकि अथराइज यूजर का फॉर्म भर करके, और फीस मात्र 10 रुपए है, अथराइज यूजर बनने की फीस मात्र 10 रुपए है, और वो चेन्नई में जाता है, वहां से सर्टिफिकेट आएगा, नंबर अलॉट होगा, और वो उत्पादक अपने प्रोडक्ट पे जीआई का टैग उसी नंबर से इस्तेमाल करेगा। जैसे आसाम के गमछा को जीआई मिला है, अभी तक आसाम के गमछा में
अथराइज यूजर के लिए सिर्फ 20 लोगों ने, 20 बुनकरों ने आवेदन किया है। अब आसाम की हैंडलूम डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि वो बड़े पैमाने पे, नाबार्ड इस दिशा में पहल कर रहा है। अब हमें उम्मीद है कि जुलाई के महीने तक नाबार्ड कम से कम 5000 जीआई अथराइज यूजर अकेले आसाम से वो बनवाएगा, जो आसाम के जितने प्रोडक्ट को जीआई मिला हुआ है। तो नाबार्ड के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और वहां के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उन्होंने कहा कि हम लोग 5000 लोगों को जीआई का अथराइज यूजर बनवाएंगे, तो तभी फायदा होगा। और टैग लगा करके जब पूरी दुनिया में आप भेजेंगे तो आपको प्रीमियम प्राइस मिलता है। नहीं तो जब आप टैग नहीं लगाएंगे तो वो सामान कहीं दूसरे जगह भी कोई बेच देगा लेकर के और आपके नाम पे बेचेगा। जैसे आसाम का ही हम उदाहरण दें कि आसाम में पावरलूम के गमछे लाखों की संख्या में आते हैं जी पावरलूम को जीआई नहीं मिला हुआ है, जीआई हैंडलूम को मिला है। जी बिल्कुल। अगर आसाम की सरकार पावरलूम के गमछों को नहीं रोकेगी तो वहां के बुनकरों की आजीविका पे संकट आएगा, क्योंकि आसाम के गमछे की डिमांड बनारस में भी होती है, लखनऊ में होती है, दिल्ली में होती है, तो दूसरे जगह से गमछा बना के सप्लाई कर देंगे। इसीलिए सरकार को कड़े कानून पे पालन करना होगा, जीआई एक्ट को लागू करना होगा, इन्फोर्समेंट करना होगा और पावरलूम से बने गमछों को आसाम की टेरिटरी में घुसने से रोकना होगा, तभी जाकर के उसका फायदा मिलेगा। डॉक्टर रजनीकांत, आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में असम सरकार ने एक अभियान चलाया और पावरलूम के जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उन पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई और हैंडलूम को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह के कार्य हो रहे हैं और इनमें आप जैसे लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। आप जीआई टैग को लेकर बहुत सारे लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं और वो जो समस्याएं से दो चार होते हैं, आपने देखा है, इतने जीआई टैग दिलवाने में आपने मदद की है, वो समस्याएं क्या हैं और किस तरह से तैयार होकर जाना चाहिए? ये आखिरी सवाल है, संदेश के रूप में भी आप दे सकते हैं उन लोगों को। देखिए, जीआई टैग आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं। एक तो उसके प्रोडक्ट के इतिहास और भूगोल की जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरा, एक स्थानीय आवेदक संस्था होनी चाहिए। तीसरा, एक जानकार योग्य टेक्निकल फैसिलिटेटर होना चाहिए। जैसे हमारी जो संस्था है ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, वो वर्तमान समय में देश के 19 राज्यों में जीआई के टेक्निकल फैसिलिटेटर के रूप में सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। और हम उत्पादक से, किसान से, बुनकर से, शिल्पी से कोई फीस नहीं लेते हैं। इनकी फीस या तो नाबार्ड, राज्य सरकार, एमएसएमई, डीसी हैंडीक्राफ्ट, डीसी हैंडलूम या अन्य विभाग हैं, अभी सिडबी भी इस क्षेत्र में आ गया रहा काम करने के लिए, तो जो अलग या कारपोरेट दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके सहयोग के लिए वो आगे आते हैं, सहयोग करते हैं। और जीआई अच्छे से जब फाइल हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि आज तक कोई भी जीआई फाइल किया हुआ फेल नहीं हुआ है। सही ढंग से, सही तैयारी से अगर फाइल किया जाएगा तो वो जीआई ग्रांट होना ही होना है और वहां की विरासत में शामिल उसको होना है, तभी जाकर के जीआई की असली सफलता मिलेगी। हमें लगता है कि आपने जो बातें बताई हैं, जो नए आवेदक हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका जो सर्टिफिकेट है वो कभी इनकार ना हो, उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाए और देश के लिए भी अच्छा है। आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया और आपके ज़रिए सैकड़ों हज़ारों लोग लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार फिर आपका धन्यवाद। नमस्कार।